हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर पे। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग लौकिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोगों का पुरातात्विक विवरण रह जाएगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में। तो आज हम लोग देखते हैं अपने इस वीडियो में लौकिक ग्रंथ के बारे में। लौकिक ग्रंथ में सबसे पहले मैंने लिया है कलहन की राजतरंगिणी को, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को अनेक ग्रंथ और उसके लेखक का नाम बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम लोग अपना वीडियो में देखते हैं कि लौकिक ग्रंथ में सबसे पहले कलहन की राजतरंगिणी, ठीक है। कलहन की राजतरंगिणी का मतलब होता है राजतरंगिणी का इसका मतलब होता है राजाओं की सरिता, ठीक है। तरंगिणी मतलब सरिता। तो अब देखिए कलहन की राजतरंगिणी, ठीक। कलहन की राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक पुस्तक है जिसके लेखक कलहन है, ठीक है। ये कौन है? ये लेखक हैं राजतरंगिणी के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें मुख्य बातें बताई गई हैं। जैसे यह प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। इसका मतलब है कि कलहन की राजतरंगिणी जो है वो पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। पहली ऐतिहासिक पुस्तक को कलहन की राजतरंगिणी को माना जाता है। कलहन ने 1148 में रचना आरंभ की थी इसको, परंतु 2 वर्षों बाद 1150 यानी 12वीं सदी में राजा जयसिंह के काल में इसको पूरा किया। और कलहन की जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी में हमें अनेक राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है, जैसे अशोक, मिहिर भोज आदि अनेक प्रकार के कनिष्क के राजाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन जो जयसिंह के बारे में भी, तो अंतिम राजा राजतरंगिणी के अंतिम राजा जो हैं वो जयसिंह हैं। राजतरंगिणी में, कलहन की राजतरंगिणी में अंतिम राजा जयसिंह हैं और जयसिंह के ही काल में इस राजतरंगिणी को पूरा किया गया था। अब हम लोग देखते हैं यह पुस्तक संस्कृत भाषा में है और यह कश्मीर में लिखी गई है। वैसे इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का जो शासन काल था, उत्पल वंश, लोहार वंश, उन सब का इसमें वर्णन हमें मिलता है। राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है, ठीक है। इसमें कुल 8 तरंग है। तरंग का मतलब अध्याय होता है। इसमें कुल 8 अध्याय है और अलग अलग अध्याय में अलग अलग राजाओं के बारे में बताया गया है। और मैं आप लोगों को जब मैं आप लोगों को साहित्य के बारे में बताऊंगी और तब मैं आप लोगों को अलग अलग से ये इस वीडियो में बताऊंगी। कलहन हर्ष में आश्रित कविता। कलहन हर्ष के काल का कविता, हर्ष के आश्रय में रहता था। कलहन अशोक के प्रारंभिक मौर्य शासन मानता है। देखिए प्रारंभिक मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, लेकिन कलहन जो है वो अशोक को कहता है। और यह अशोक में श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में, उसको ये श्रीनगर मतलब श्रीनगर का जो निर्माता है वो अशोक को कलहन मानता है। यानी कि राजतरंगिणी में वर्णन है कि अशोक ही श्रीनगर को बसाया था, ठीक है। और कलहन ही एकमात्र शासक था जिसने कनिष्क के बारे में लिखा है, ठीक है। जिसने कनिष्क के बारे में, कनिष्क के अभिलेख मिलते हैं हमें, लेकिन कनिष्क के बारे में किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। और
ये राजतरंगिणी ही पहला ऐसा ग्रंथ है जिसके में हमें कनिष्क के बारे में वर्णन मिलता है। और कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर बसाया था, कनिष्कपुर नगर बसाया था। और इसमें मिहिर कुल की, मैंने बताया ना कि अनेक राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। तो मैं आप लोगों को राजतरंगिणी पे एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगी। तो इसमें हम लोग अभी देखते हैं, अभी हम लोग एक स्रोत के रूप में देख रहे हैं कि वो किस किस तरीके से, जब मैं आप लोगों को ये मिहिर कुल, तोरमान, इन लोगों के राजाओं के बारे में बताऊंगी, तब हम लोग देखेंगे कि राजतरंगिणी से हमें इनके बारे में क्या जानने को मिलता है। क्योंकि हम लोग अभी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे। इस वीडियो में मिहिर कुल की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से लौकिक ग्रंथ में सबसे पहले हम लोगों ने कलहन की राजतरंगिणी को देखते। अब हम लोग इसके आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ सारे में ग्रंथ और उसके लेखक का नाम बताऊंगी और ग्रंथ में क्या क्या बताया गया है मैं ये आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कलहन की, लौकिक ग्रंथ में कलहन की राजतरंगिणी के बारे में। तो हम लोग जैसा कि देख रहे थे कि लौकिक ग्रंथ के बारे में मैंने आप लोगों को राजतरंगिणी के बारे में बताया, और अब हम लोग ये सारे ही हमारे लौकिक ग्रंथ है। तो मैं अब आप लोगों को एक एक करके लेखक और उसके ग्रंथ, ठीक है, मैं अब आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। तो राजतरंगिणी में हमने देखा कि वह इतिहास के बारे में हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें वो बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे ये सारे लेखक है, ये सारे लेखक और ये उनकी पुस्तकों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक कर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग देखते हैं, देखिए हरिभद्र सूरी की पुस्तक का नाम है कथा कोश और सम्राट आदित्य में भारतीय व्यापारियों के द्वारा समुद्र की यात्रा का वर्णन किया गया है। भारतीय व्यापारियों के द्वारा समुद्र की यात्रा का वर्णन वहां पे किया गया है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र तो सभी लोग जानते होंगे। तो यह क्या है, यह एक निदर्शन शास्त्र, ठीक है, निदर्शन शास्त्र का उदाहरण है। निदर्शन शास्त्र का पंचतंत्र एक उदाहरण है और इसमें इसके 5 भाग होते हैं। पंचतंत्र के 5 भाग हैं हमारे पास। तो 5 भाग है मित्र लाभ, मित्र भेद, संधि, विग्रह, प्रमाण और अपरक्षित कारक। ठीक है, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि, विग्रह, लब्ध, प्रमाण और अपरीक्षित कारक। फिर सोमेश्वर का रसमाला और कीर्ति कॉमेडी। देखिए, हम लोग इसे प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये लौकिक ग्रंथ है। अब जब हम लोग आगे जब हम लोग अपने जैसे मौर्य वंश डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारे सोर्स के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। इसलिए हम लोग इसके लेखक और उसके पुस्तकों के नाम जान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे देखिए हरिसेन बृहद कथा कोश, मयूर सूर्य शतक, मयूर के पुस्तक का क्या नाम है, सूर्य शतक। ये सारे हमारे लौकिक ग्रंथ हैं, ये सारे हमारे लौकिक ग्रंथ हैं। ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे लौकिक ग्रंथ हैं। देखिए मयूर, सूर्य शतक, जैसी, हमीर मदमर्दन, मेरु, तुंग, प्रबंध, चिंतामणि, महेंद्र, यह पल्लव शासक है। ठीक है, पल्लव शासक है, ये बहुत बड़े कवि था। तो ये भगवत रज्जुक, मत विलास प्रहर्षण, ठीक है, मत विलास प्रहर्षण में बौद्धों और कपालिकों का मजाक उड़ाया गया है इसमें। ठीक है, मत विलास प्रहर्षण में बौद्धों और कपालिकों का
कपालिकों का इसमें मजाक उड़ाया गया है और पुलिस न्याय व्यवस्था जो पल्लव काल का जो पुलिस न्याय व्यवस्था था उसके बारे में उसको भी भ्रष्ट बताया गया है। ठीक है, मध्य क्लास प्रहसन में बौद्धों और कपालिकों का इसमें मजाक उड़ाया गया है और पुलिस न्याय व्यवस्था को पल्लव शासन काल के समय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें उसको पुलिस न्याय व्यवस्था को भ्रष्ट बताया गया है। ठीक है, हाल गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती हम लोग ये सारा जब हम लोग अपने डायनेस्टी राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे तब हम लोग ये सारी चीजों को देखेंगे कि जैसे गाथा सप्तशती हो गया, बृहद कथा हो गया, इन सारे चीजों में कहाँ कहाँ ये किस किस तरीके से हमारे सोर्स के रूप में उपयोगी है। ठीक है, जैसे गुड़ाढे, गुड़ाढे का क्या है, बृहद कथा, दामोदर गुप्त, कुटनित्तम, जिनसेन, हरिवंश, ये हरिवंश पुराण है। ठीक है, हरिवंश पुराण, जिनसेन हरिवंश पुराण, शेमराज, जैसे कल हम लोगों ने देखा कि हरिवंश पुराण में किस किस तरीके से हम इतिहास के स्रोत के रूप में मिलते हैं पिछले वीडियो में, तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये किस किस तरीके से हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग में आएंगे। शेमराज, श्री शिव स्वरूप विमर्शिनी, ठीक है, शिव स्वरूप विमर्शिनी, सर्वसेन, हरि विजय, प्रवर सेन द्वितीय, श्वेत बंधु या रावण हो, रावण, श्वेत बंधु या रावण हो, इसमें प्रवर सेन द्वितीय, श्वेत बंधु या रावण हो, इसमें राम का लंका विजय का वर्णन बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, राम का लंका विजय का वर्णन बताया गया है। धोई, पवन दूत, धनपाल, तिलक मंजरी, सुबंधु, वासव दत्ता, हला युद्ध, ब्राह्मण सर्वस्व, ठीक है, ब्राह्मण सर्वस्व, दंडी, दश कुमार चरित्र और काव्यदर्श, अवंती सुंदरी कथा, वाकपति, गौड़ बहो, ठीक है, ये गौड़ बिलहन, विलहन, शांति शतक, चौर पंचाशिक, विक्रमांक देव चरित्र, पद्म गुप्त, नव सहशांक चरित्र, आनंद भट्ट, बल्लाल चरित्र, बल्लाल सेन, दान सागर और अद्भुत सागर, ये सारे हम लोग इतिहास के स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं। संध्याकर नंदी रामचरित्र, संध्याकर नंदी का जो रामचरित्र है, संध्याकर नंदी के रामचरित्र में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें कलयुग का वाल्मीकि का जैसे राम जो संध्याकर नंदी है वो खुद को इसमें देखिए, संध्याकर नंदी जो है वो इसमें खुद को ये कलयुग का वाल्मीकि बताते हैं। देखिए रामचरित ये रामायण के जो रचयिता है वो वाल्मीकि थे, तो इन्होंने संध्याकर नंदी ने इस कलयुग का खुद को इन्होंने उसको वाल्मीकि बताया है और रामचरित उन्होंने रामपाल, ठीक है, पाल वंश का शासक रामपाल का चरित्र लिखा है और रामचरित रामपाल को इन्होंने राम के साथ इन्होंने उसकी तुलना की है, तो इसलिए इस रामचरित को लिखा है उन्होंने रामपाल पाल वंश का शासक है। जब हम लोग पाल वंश पढ़ेंगे तब हम लोग यहाँ पे इस चीज को तो उस समय सोर्स के रूप में देखेंगे। हेमचंद्र, कुमार पाल चरित्र, जय सिंह सूरी, कुमार पाल चरित्र, परिशिष्ट पर्वन और सिद्ध हेम, ठीक है, परिशिष्ट पर्वन और जयानक, पृथ्वीराज विजय, चंदन बरदाई, पृथ्वीराज रासो, जय देव, गीत गोविंद, राजशेखर, भुवन कोश, हरविलास, पाल भारती, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, ठीक है, भारवी, किरार तर्जुनियम, सोमदेव, कथा सरित सागर, रिच डेविस, बुद्धिस्ट इंडिया, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने जब त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि बुद्धिस्ट इंडिया में ही सबसे पहले हमें त्रिपिटक के बारे में पता चलता है। जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब त्रिपिटक साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ही हमारा बुद्धिस्ट इंडिया जो है वो हमारे ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्राचीन इतिहास के
स्रोत के रूप में इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अमोघ वृत्तांग तायन माघ शिशुपाल वध श्री हर्षनाथ नासत चरित खंड खाद। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं हम लोग कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ये लौकिक ग्रंथ देखा है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए चंदन पृथ्वीराज विजय, तो ये आप लोगों को पता है कि मोहम्मद गौरी और ये पृथ्वी चौहान द्वितीय जो था, पृथ्वी चौहान के बारे में इसमें ये जो उन लोगों की जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। और यह जो पृथ्वीराज विजय है ना, वो पहला हिंदी साहित्य हमें मिलता है, पहला हिंदी साहित्य है। ठीक है, पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम हिंदी महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, यह प्रथम हिंदी महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लौकिक ग्रंथ। राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि वह ऐतिहासिक ग्रंथ है। वह सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी है, जो कि कलहन के द्वारा लिखी गई है। वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और कश्मीर के इतिहास को बताती है। ठीक है, कश्मीर को इतिहास को जानने के लिए वो कलहन की राजतरंगिणी सबसे बड़ा हमारे स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उसमें अनेक राजाओं का वर्णन है। वह कलहन जो था वो हर्ष के आश्रम में रहता था, और उसके बाद उसने वहां से 12वीं शताब्दी का, मतलब 12वीं सदी का वो राजतरंगिणी हमारा ग्रंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हमारे लौकिक ग्रंथ हैं जो हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग होते हैं। अब हम लोग अपने विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए आप लोग एक बार, फिर उसके बाद हम लोग अब विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आज हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण तक ही पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो भी है अभिलेख, मृद्भांड, सिक्के, स्थापत्य, स्मारक, जो भी है सारे चीजों के बारे में कल पढ़ेंगे, कल की अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये देख लिया हम लोग लौकिक ग्रंथ के बारे में देख लिया कि वो किस तरीके से हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, हम लोग फिर अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं विदेशी लौकिक ग्रंथ के बारे में। हम लोग को जान लिया कि वो प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में क्या क्या किस किस तरीके से वो हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में सहायक होंगे। अब हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण में देखिए, विदेशी यात्रियों को तीन तरह के विदेशी यात्री भारत आए थे। ठीक है, वैसे तो 4 तरह के आए थे, यूनानी और रोमन भी होते हैं। ठीक है, देखिए विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। यूनानी, ठीक है, यूनानी विदेशी यात्री थे, चीनी यात्री और मुस्लिम यात्री। ठीक है, अब देखिए जैसे यूनानी है, जो यूनानी को भी 3, मतलब वो एक यूनानी जो आए थे वो सिकंदर से पहले आए थे, फिर दूसरे सिकंदर के साथ आए थे, और तीसरे सिकंदर के बाद आए थे। ठीक है, जैसे देखिए सिकंदर से पहले आने वाले जो यात्री हैं वो कौन कौन से हैं? स्काइलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस। ठीक है, ये देखिए स्काइलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस, टेसियस। अब सिकंदर के साथ आने वाले यात्री, सिकंदर के साथ आने वाले यात्री में है निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। ठीक है, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रेटस और निरियाकस। ठीक है, अब
देखिए सिकंदर के बाद आने वाले, यानी कि एक सिकंदर से पहले आए, एक सिकंदर के साथ आए और एक सिकंदर के बाद आए, मतलब आए, ठीक है। सिकंदर के बाद आने वाले में कौन कौन से? मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और देखिए यह सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। ये जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तब इसके मेगास्थनीज के बारे में हम लोग उसमें और अधिक जानेंगे, ठीक है। यह सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। और ये किस तरीके से इसके दरबार में आया और ये मौर्यों से इसके वैवाहिक संबंध भी थे। सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब देखिए डाइमेकस, ठीक है। डाइमेकस सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। यह बिंदुसार के, देखिए सिकंदर के बाद आने वाले सारे यूनानी यात्री हैं। ये फिर है डायनोसियस। डायनोसियस यह मिस्र के टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, ठीक है। यह मिस्र के टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। यह कहा किसके साथ, किसके दरबार में आया था? ये अशोक के दरबार में। बट ये अशोक के दरबार में इसको ऐसा माना था संभवतः, क्योंकि अभी इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, इसको संभवतः या अशोक के दरबार में आया था, क्योंकि देखिए ये डाइमेकस के बाद आया था और बिंदुसार के दरबार, ये डाइमेकस के बाद में आया था। तो बिंदुसार के दरबार में ये डाइमेकस आया था, तो फिर जब डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में, तो बिंदुसार के बाद जस्ट ये आया था, तो ये अशोक के, ऐसा माना जाता है इसलिए ये अशोक के दरबार में ही आया होगा, ठीक है। अन्य यूनानी रोमन और अन्य यूनानी रोमन ये इतिहासकार जो थे वो इतिहासकार कौन कौन से थे? डेमोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी और जस्टिन, ठीक है। जब हम लोग इस मौर्य वंश को पढ़ेंगे और आगे भी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उन सब में हम इन लोगों के जो इतिहास के स्रोत के बारे में इनके किस किस तरीके से सहायक है ये हम देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं चीनी यात्री में फायान, ठीक है। फायान, सुंग्यू, वेंगसांग, इत्सिंग, मार्कफाली और चाओ जू कुआ, ठीक है। ये आए थे, ये चीनी यात्री हैं। फिर इब्न और मुस्लिम यात्री में है इब्न खुर्दा, सुलेमान अल मसूदी अल बरने। इब्न खुर्दा, सुलेमान अल मसूदी अल बरने, ये हमारे इस तरीके से हमारे विदेशी यात्री हो गए, ठीक है। अब हम लोग इन लोगों के बारे में जैसे देखिए अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें जो हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में सहायक होंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा हम इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। फिर आज ये हमारा विदेशी यात्रियों वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, तो कल हम लोग कल के जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि विदेश ये पुरातात्विक विवरण में जैसे अभिलेख मुद्रा मृदभांड स्मारक स्थापत्य कला वगैरह जो है वो किस तरीके से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में सहायक होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अभी ये हम लोग विदेशी यात्री पढ़ रहे हैं, तो विदेशी यात्री में हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये किस किस तरीके से है और इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी पुस्तक है और ये किस तरीके से और किस किस डायनेस्टी के बारे में इन्होंने हमें वंश के बारे में बताया है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि किस किस तरीके से इन्होंने बताया है। देखिए अब विदेशी यात्री के विवरण में हम लोगों ने देखा यूनानी यात्री, चीनी यात्री और मुस्लिम यात्री, ठीक है। अब हम लोग इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ जान लेते हैं, मुख्य बातें, और उसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें हम इन लोगों के बारे में स्रोत के रूप में इन्होंने क्या क्या बताया है, किस किस वंश
के बारे में इन्होंने किन किन राजाओं का वर्णन दिया है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग मुख्य मुख्य बातें जान लेते हैं कि ये लोग, इनकी पुस्तक के क्या नाम है और इन लोग किस किस चीज के बारे में, किन किन इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और इंडिका, लेकिन इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिलती है। ठीक है, इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिलती है। ये प्लिनी, प्लूटार्क, इन लोगों की जो पुस्तक है, ये इंडिका के उद्धरण का संग्रहित करके उन्होंने बनाया है। ठीक है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह भारत आने वाला पहला राजदूत था। मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला राजदूत था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, जब हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इंडिका से ही हम लोग सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो वैवाहिक संबंध थे उसका वर्णन हम लोग इंडिका को ही स्रोत के रूप में लेकर देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे देखें। अब इसमें ये क्या क्या बताता है मेगास्थनीज इंडिका में, यह भारत को समचतुर्भुज बताता है, गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी बताता है, उसमें भारत साहसी और वीर और सत्यवादी होते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन में इसमें मिलता है और पांड्य देश का भी वर्णन इंडिका में हमें मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं फाहियान पे। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है, फोक्योके। ठीक है, अब इसमें ये क्या, ये इस पुस्तक में किस चीज का वर्णन किया गया, बौद्ध राजतंत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये बौद्ध के इतिहास के बारे में, बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में हमें बताता है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और इसका मूल नाम कुंड है। फाहियान का मूल नाम कुंड है। ठीक है, ये किस चीज के बारे में बताते हैं, चंडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सा। देखिए, ये बौद्ध धर्म के काल में आया था जब यह बुद्धिज्म हमारे भारत में मतलब काफी बड़े स्तर पे बौद्ध धर्म का पालन किया जा रहा था, उस समय वो आया था। तो चांडाल, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का वर्णन करता है। पाटलिपुत्र बुद्ध एवं बोधिसत्व के, पाटलिपुत्र में बुद्ध और बोधिसत्व के जो जुलूस निकलते थे उसका भी यह वर्णन करता है। फिर आते हैं सुंग युंग के बारे में। यह मिहिर कुल के शासनकाल में आया था और यह मिहिर कुल के बारे में ही यह वर्णन करता है। आगे हम लोग जब मिहिर कुल के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको इतिहास के स्रोत के बारे में लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं वेइंगसांग का। वेइंगसांग का देखिए, वेइंगसांग का उपनाम जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, उपनाम वेइंगसांग को किन किन उपनामों से और किन किन नामों से जाना जाता था। ठीक है, वेइंगसांग नालंदा में उसने बौद्ध धर्म का, बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उसने। ठीक है, उसको देखिए, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, महायान देव, मोक्ष देव, नीति पंडित। ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, पुस्तक इसकी है CU की। ठीक है, हर्ष के शासन काल में यह आया था। ठीक है, वेइंगसांग हर्ष के शासन काल में आया था। यह नालंदा और बौद्ध विहारों का वर्णन करता है। भास्कर वर्मा के निमंत्रण, जो हर्ष था वो उसको भास्कर वर्मा का भी निमंत्रण आया था। फिर हर्ष की कन्नौज के सभाओं में भी इसको बुलाया गया था और वो वहां गया था। और ये कन्नौज के जो हर्ष के शासनकाल का जो कन्नौज था उसका यह जीवंत वर्णन करता है। यह शूद्रों को कृषक बताता है। यह शूद्र जाति का वर्णन तो करता है लेकिन वह उनको कृषक बताता है, क्योंकि उस समय वो कृषि कार्यों में सम्मिलित थे। कौन? शूद्र लोग जो थे। यह समुद्र मार्ग से आया था और बौद्ध यात्रियों का विवरण करता है। ठीक है, ये बौद्ध यात्रियों का विवरण करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, विदेशी यात्रियों के बारे में हम लोगों ने मुख्य मुख्य बातें देख ली। वैसे हम लोग जब प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास के
बारे में, वंशजों के बारे में और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, शासकों के बारे में, तब हम लोग इसके बारे में और अधिक जानेंगे कि यह इतिहास के इसमें क्या क्या मुख्य बातें लिखी गई है, यह इतिहास के स्रोत के रूप में किस तरीके से सहयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा, साहित्यिक विवरण, लौकिक ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखिए, साहित्य और पुरातात्विक दो भागों में प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उसको दो भागों में बांटा गया है। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक है, तो साहित्यिक में क्या क्या था, ब्राह्मण साहित्य, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्राह्मण साहित्य के बारे में पूरा देख लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है कि लौकिक ग्रंथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें राजतरंगिणी के बारे में बताया और अन्य ग्रंथ और उसके लेखकों के बारे में बताया और ग्रंथ के बारे में बताया कि उसमें मुख्य बातें क्या क्या लिखी हुई है। ठीक है, और वो किस तरीके से हमारे इतिहास के रूप में सहायक होंगी। ठीक है, अब हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में भी देख लिया कि 3 तरह के विदेशी यात्री भारत आए थे, चीनी यात्री, यूनानी यात्री, चीनी यात्री और मुस्लिम यात्री। और हम अपने चीनी यात्रियों की मुख्य बातें हम लोगों ने यहाँ पे जान ली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए हम लोग के इस वीडियो में इतना ही है। फिर अगली वीडियो में हम लोग पुरातात्विक विवरण के बारे में देखेंगे, जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किस किस तरीके से वह सहयोग करते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से हम उसको स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।